हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंजाई एज अ प्लांट पैथोजेंस। और आज हम डिस्कस करेंगे कि फंजाई क्या होते हैं और इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फंजाई? फंजाई क्या हैं? फंजाई आर अ क्लोरोफिलस, यानी कि फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता। हेट्रोट्रोफिक, ये अपने खुराक खुद नहीं बना सकते, ये अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि फंजाई जो है अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्पोर्स का इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये जो है ना स्पोर्स डेवलप होके एक न्यू फंजाई बन जाता है विथ एब्जॉर्बिव न्यूट्रिशन। फंजाई जो है ना अपनी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में से और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से भी ये अपने न्यूट्रिशन जो है ना एब्जॉर्ब करता है। और जो फंजाई है वो सेप्रोफाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस मल्टी सेलुलर। आप लोगों को पता होगा कि जो ज़्यादातर फंजाई जो हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं एक्सेप्ट यीस्ट। फंजाई के अंदर यीस्ट है और यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर बहुत सारी स्पीशीज़ आ जाती हैं यीस्ट की जो कि यूनिसेलुलर हैं। और जो सेल वॉल है फंजाई की वो बनी होती है काइटिन एंड ग्लूकेन्स की। एंड कुछ स्पीशीज़ की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है। एंड फंजाई जो है ना रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली, सेक्चुअली एंड असेक्चुअली। रिप्रोडक्शन को इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगी कि स्टडी ऑफ फंजाई जो है उसको माइकोलॉजी कहा जाता है। एंड फादर ऑफ माइकोलॉजी जो हैं वो पीए मिशली हैं, ये इटालियन बॉटनिस्ट थे। और यहाँ पे मैं कुछ टर्म डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आगे कोई मुश्किल ना हो। क्लोरोफिलस, यानी कि फंजाई के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है तो वो अपना जो फूड है ना वो खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक मीन्स कि फंजाई के अंदर अपनी खुराक खुद बनाने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। ये डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी। फंजाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो लिविंग या डेड ऑर्गेनिजम्स से हासिल करते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती चलूँ कि जो प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। हम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद होता है जो कि न्यूक्लियस बनाता है। अब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता बल्कि सेल के अंदर बिखरा हुआ होता है। अब आते हैं स्पोर्स पे। स्पोर जो होते हैं ना वो रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं फंजाई के और ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एंड फंजाई अपनी रिप्रोडक्शन को फैलाने के लिए ये स्पोर्स पैदा करता है और ये स्पोर्स हवा, पानी और इंसेक्ट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। और इन स्पोर्स में एबिलिटी होती है कि ये एक न्यू फंगस में ग्रो हो जाते हैं आराम से। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। मशरूम तो आप लोगों ने देखा होगा और ये एक मशरूम है, पिक्चर में आप देख रहे हैं। और अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंजाई जितने भी होते हैं वो सारे हाइफी से मिलकर बने होते हैं। हम यीस्ट को छोड़कर बात कर रहे हैं मल्टी सेलुलर फंजाई की। हाइफी क्या है? थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, यानी धागे नुमा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, उसे हाइफी कहा जाता है। और कोई भी फंजाई है वो बहुत सारे हाइफी से मिलकर बना होता है, यानी कि फंगस की जो बॉडी है वो बहुत सारे हाइफी से मिलकर बनी होती है। और जहाँ पे बहुत सारी हाइफी मिले उन्हें माइसीलियम कहा जाता है। हाइफी डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं, कभी रूट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए, कभी स्टॉक बना रहे होते हैं और मशरूम की कैप के अंदर फैले हुए होते हैं और उनके एंड में स्पोर्स बन रहे होते हैं। अब बात करते हैं सेप्टा के बारे में। सेप्टा क्या है? सेप्टा क्रॉस वॉल्स होती हैं जो हाइफी के अंदर मौजूद सेल्स हैं उनको सेपरेट करती हैं। अब बात करते हैं थैलस। थैलस जो है ना वो एंटायर बॉडी ऑफ द फंगस, जो फंगस की पूरी बॉडी है उसको थैलस कहा जाता है।
अब बात करते हैं टाइप ऑफ माइसीलियम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत सारे हाइफी जो है ना वो मिलके माइसीलियम बनाते हैं। आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे हाइफा मिलके माइसीलियम बना रहे हैं, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और माइसीलियम की 2 टाइप्स हैं, एक तो सेप्टेड माइसीलियम और दूसरा है नॉन सेप्टेड, उसको सिनोसाइटिक और असेप्टेड माइसीलियम भी कहा जाता है। सेप्टेड माइसीलियम का मतलब है कि फंगस के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा में सेप्टा मौजूद होता है, जो हाइफा में मौजूद सेल्स को अलग अलग डिवाइड करता है, इसलिए इसे सेप्टेड माइसीलियम कहते हैं। और नॉन सेप्टेड माइसीलियम के अंदर सेप्टा मौजूद नहीं होता, इसीलिए इसको सिनोसाइटिक या असेप्टेड माइसीलियम कहते हैं। अब देखते हैं डायग्राम सेप्टेड हाइफी की और सिनोसाइटिक हाइफी की। सेप्टेड हाइफी के नाम से ही ज़ाहिर है, यानी कि इसके अंदर सेप्टा मौजूद है और यहाँ पे एक हाइफी आ गया, ठीक है। इस हाइफी को अगर आप देखें तो इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, यानी सेल्स बने हुए हैं, और इन सेल्स को सेप्टा कहा जाता है। और ऐसा हाइफी जिसके अंदर सेप्टा मौजूद हो उसको सेप्टेड माइसीलियम कहा जाता है। और हाइफी की जो सेल वाल होती है वो काइटिन से मिलके बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। जैसे प्लांट्स की सेल वाल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, वैसे फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। सेकंड टाइप जो आ जाती है सिनोसाइटिक हाइफी, यानी इसके अंदर खाने नहीं बने हुए, इसके अंदर न्यूक्लियस ओपन पड़ा हुआ है। सिनोसाइटिक को एसेप्टेड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम और इंट्रासेलुलर माइसीलियम के बारे में। वो माइसीलियम जो होस्ट सेल के दरमियान जो है ना जर्मिनेट हो, उसे इंटरसेलुलर माइसीलियम कहा जाता है। वो माइसीलियम जो होस्ट सेल में पेनिट्रेशन करके होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो, उसे इंट्रासेलुलर माइसीलियम कहा जाता है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर। अब हम देखते हैं कि हाइफी जो है ना कौन से स्ट्रक्चर डेवलप करके अपनी खुराक जो है ना होस्ट प्लांट से लेता है। इसमें जो फर्स्ट है वो है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया जो है ना वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि पेनिट्रेशन करता है होस्ट सेल के अंदर। हिस्टोरिया होस्ट सेल के अंदर इंटर होने के बाद जो है ना वो मल्टीप्लाई होता है और ये हाइफी होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब सेल से खुराक लेने के बाद सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो क्या होता है, पैरासिटिक होता है, पैथोजेनिक होता है, यानी कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। और इसकी एग्जांपल आ जाती है हिस्टोरिया। नेक्स्ट हम हाइफा की बात करते हैं, वो होती है राइजोमोफ। राइजोमोफ एक तरह का अंडरग्राउंड फंगल स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट्स की तरह दिखता है और ये एक थिक ब्रांचिंग कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सॉइल में ग्रो करता है और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है। अब बात करते हैं स्क्लेरोशिया की कि स्क्लेरोशिया क्या है। स्क्लेरोशिया एक थिक टफ लेयर से कवर्ड होता है जो कि उसके अंदर के सेल को महफूज रखता है। ये एक डोरमेंट स्टेज होता है जिसमें फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्राइनेस और केमिकल से बचाता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि फंगस को हार्श कंडीशन से बचाता है। अब बात करते हैं फंजाई की मूड ऑफ न्यूट्रिशन की। फंजाई का मूड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव होता है। एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट्स एक ऐसा तरीका है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी आसपास की इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें इनको सॉलिड फूड को इंजेस्ट या डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फंजाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फंगल सेल के अंदर इंटर होते हैं। सेकंड है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में वाटर और डिज़ोल्व न्यूट्रिएंट्स सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में इंटर होते हैं। थर्ड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिएंट्स को सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। फंजाई न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर से, लिविंग होस्ट से, इन पैरासिटिक फंजाई और सिम्बायोटिक पार्टनर्स इन माइकोरोजल फंजाई। अब देखते हैं कि पैरासाइटिक फंजाई क्या होती हैं या पैरासाइट किसे कहा जाता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइज्म जो न्यूट्रिएंट्स को एक ज़िंदा होस्ट को इन्फेक्ट करके और उसकी एक्सक्लूजन करके हासिल करता है। और पैरासाइट्स जो होते हैं ना वो अक्सर अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और अपने होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। अब बात करते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट की। एक ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता और अपने न्यूट्रिएंट्स और सर्वाइवल के लिए पूरी तरह से होस्ट पे डिपेंड होता है।
और ऑब्लिगेट पैरासाइट जो होते हैं ना, ये अपने होस्ट के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, ये मर जाते हैं अपने होस्ट के बगैर। अब बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। फैकल्टेटिव पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट होता है जो होस्ट के साथ भी और होस्ट के बगैर भी दोनों तरह से ज़िंदा रह सकता है। फैकल्टेटिव पैरासाइट जो है ना, वो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए होस्ट पर डिपेंड नहीं रहते, बल्कि अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद हासिल कर सकते हैं। सेप्रोफाइटिक पैरासाइट के पास दोनों तरह के लाइफस्टाइल होते हैं, यानी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासिटिक होस्ट के अंदर या बाहर रहते हैं और होस्ट के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके अपनी ग्रोथ जारी रखते हैं। और इनका जो सेप्रोफाइटिक लाइफस्टाइल है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं सेप्रोफाइट क्या होते हैं। सेप्रोफाइट्स जो होते हैं ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करके उसमें से अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल कर सकता है। ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट जो है ना, ये लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होते हैं ना, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते, उनके लिए डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना ज़रूरी होता है। अब आते हैं फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट पे। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर ना हो तो ये लिविंग होस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स को हासिल कर सकते हैं। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट के पास दोनों तरह के लाइफस्टाइल होते हैं, एक तो सेप्रोफाइटिक लाइफस्टाइल और दूसरा पैरासिटिक लाइफस्टाइल। यानी ये अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से हासिल करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो लिविंग होस्ट से भी अपना न्यूट्रिशन हासिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक क्या होता है? सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप होता है अलग अलग स्पीशीज़ के बीच, करीबी और लॉन्ग टर्म इंटरेक्शन होती है। इसकी मेन 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में जो दोनों स्पीशीज़ होती हैं, दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे से। इसकी बेस्ट एग्जांपल है फंजाई और प्लांट रूट्स माइकोराइज़ा के बीच रिश्ता। फंजाई प्लांट को न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने में मदद करती है और बदले में प्लांट जो है वो फंजाई को कार्बोहाइड्रेट्स देता है। म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिश्ता है जहाँ दोनों स्पीशी यानी कि प्लांट और फंजाई जो है ना मिलके साथ रहते हैं और एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म में एक स्पीशी को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरी स्पीशी को कोई नुकसान नहीं होता, ना ही कोई उसे फ़ायदा होता है। इसकी एग्जांपल है फंजाई जो है ना ट्री ट्रंक्स के ऊपर ग्रो करती है। फंजाई सब स्टेट से फ़ायदा उठाती है, जबकि जो ट्री होता है वो अनअफेक्टेड रहता है। अब बात करते हैं पैरासिटिज्म के बारे में। पैरासिटिज्म में एक स्पीशी को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरी स्पीशी को नुकसान होता है, और इसकी एग्जांपल है फंजाई इंसेक्ट्स या प्लांट को इन्फेक्ट करती है और उन्हें डिज़ीज़ का शिकार बनाती है। कि एक ऐसा रिश्ता जिसमें एक स्पीशी को फ़ायदा हो रहा है और दूसरी को नुकसान हो रहा है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ना फंजाई की रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।